Hello students, class 10th. Today we will start chapter 1 history beta, the rise of nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe कि यूरोप में जो नेशनलिज्म था वो कैसे उभर कर सामने आया। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। पहले जैसे आप सभी को ही पता है मोनार्क सिस्टम होता था, तो फिर नेशन स्टेट्स कैसे बने, डेमोक्रेसीज कैसे आई। तो सबसे पहले जो चेंजेस हुए वो यूरोप में हुए। लास्ट ईयर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, और यहाँ पर जो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा वो किसी एक कंट्री का नहीं, उसमें कई कंट्रीज़ की छोटी छोटी स्टोरी टाइप में कहीं आप वो पढ़ेंगे। कई कंट्रीज़ का जो नेशनलिज्म है यूरोप की कंट्रीज़ का वो हम पढ़ेंगे। तो एक एक जो आपकी स्टोरी आती हैं या जो भी आपके नेशन के बारे में बताया जाता है, जिस भी कंट्री के बारे में, उसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है, देखना, रीड करना है, पढ़ना है, तब जाकर आपको ये चैप्टर समझ आएगा। टुकड़ों में है, पार्ट्स में है, तो मैं भी इसको इसी तरह से बेटा, बहुत लेंथी चैप्टर है तो इसको भी कई वीडियोज़ में पार्ट्स में मैं बनाऊँगी, और हर एक जो वीडियो आपको बड़े ध्यान से देखनी है, उसके बाद रीड करना है, सुननी है, और तब जाकर के आपको ये चैप्टर समझ आएगा। सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड साइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। तो ये किसने बनाई थी? सबसे पहले यहीं से जो चैप्टर है वो हमारा शुरू होता है। देखिए, इन 1848, अगर इसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है बेटा, तो बाद में जो है वीडियो को सुनने के बाद अपनी बुक से आप रीडिंग करेंगे, तब जाकर आपको अच्छे से क्लियर होगा, और क्वेश्चन आंसर भी आप तभी निकाल पाएंगे। 1848 में फ्रेडरिक सारियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट होता है, जिसने कि 4 सीरीज़ की एक पेंटिंग तैयार की होती है। तो उसमें इसका एक ड्रीम होता है। क्या ड्रीम होता है? वो वर्ल्ड को क्या देखना चाहता है, कैसा देखना चाहता है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वो वर्ल्ड को उस तरीके से देखना चाहता है। द फर्स्ट प्रिंट, जो ऊपर फिगर 1 है ना, वो उसका फर्स्ट प्रिंट है। उसने उसके 4 प्रिंट निकाले थे, तो फर्स्ट प्रिंट है, उसके बारे में बताया है। फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं यूरोप के, अमेरिका के, मैन वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, सभी एजेस के लोग हैं, सभी क्लासेज हैं उसमें। मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, वो जैसे आगे से उसके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लंबी ट्रेन हो। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको वो क्या कर रहे हैं बेटा? श्रद्धांजलि देते जा रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, तुम्हें याद होगा, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसमें जो लिबर्टी है इसको फीमेल फिगर में दिखाया गया है। Here you can recognize the torch of enlightenment, she bear in one hand and the charter of right of man in the other. उसने एक हाथ में जो मशाल थाम रखी है वो किस चीज़ के बेटा? एनलाइटमेंट, यानी कि अब लोग जो है जागरूक हो चुके हैं, उनको ज्ञान मिल चुका है, ज्ञान का प्रकाश। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान का प्रकाश, उजाला हो गया है चारों तरफ। और दूसरा है चार्टर। चार्टर होता है घोषणा पत्र। दूसरा है कि जो चार्टर है किसका? जो मनुष्यों का, किसके लिए? मनुष्य का घोषणा पत्र, कि उसके अधिकार क्या क्या होंगे, राइट क्या क्या होंगे, लोगों के राइट क्या होंगे। दूसरे हाथ में उसने वो चार्टर थाम रखा है। ऑन द अर्थ द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शटर्ड रिमेन ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। ये जो वर्ड्स डार्क आते हैं ना, इसकी साइड में ग्लोसरी वर्ड होते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एब्सोल्यूट होता है निरंकुश, जिसका मतलब होता है ऐसा रूल जहाँ पर भी उसके ऊपर कोई भी पावर लागू, अपनी पावर का अननेसेसरी यूज़ करता है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती है, उसको एब्सोल्यूट बोला जाता है। ये वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं बेटा। तो कहता है कि उसकी जो अपनी अभी इमेज देखी है, उस इमेज के सामने कुछ टुकड़े पड़े हैं। जो टुकड़े किसका सिंबल है बेटा? जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन थे उनका सिंबल है। वो टुकड़े गिरे हैं, तो यानी कि उसका अब उनका कुछ अस्तित्व नहीं रहा, वो बिखर चुके हैं, नई चीज़ें आ चुकी हैं, वो ये दिखाना चाह रहा है। इन सारियोज यूटोपियन विज़न, इसका मतलब होता है जो उसने कल्पना की है, ड्रीम जो उसका है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग नेशनल कॉस्ट्यूम। जो अलग अलग लोगों, देशों के लोग जो आए हुए हैं वो कैसे पहचाने जा रहे हैं? अपने कॉस्ट्यूम से। उनका कॉस्ट्यूम यानी पहनावा अलग अलग है, सब ने अपने अपने कंट्री के फ्लैग ले रखे हैं। लीडिंग द प्रोसेशन वाज पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड
स्विट्ज़रलैंड। सबसे पहले कहता है कि जो अगुवाई कर रहे हैं ना, आगे हैं, लीडिंग यानी जो आगे हैं, वो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड है। विच बाय द टाइम दिस टाइम वाज ऑलरेडी नेशन स्टेट, जो कि सबसे पहले नेशन स्टेट बन चुके हैं। नेशन स्टेट मीन्स जैसे अपना इंडिया है बेटा, जब हम एक कॉलोनियल ब्रिटेन की बात कॉलोनियल इंडिया की बात करते हैं, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उस समय पर हम नहीं कह सकते थे कि हम नेशन स्टेट है, हमारी कोई कॉमन पहचान है। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे स्टेट मिल करके हमने एक कंट्री बनाया। तुमने उसमें भी पढ़ा था बेटा, ये अपना जो सिविक्स का चैप्टर आया था, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, उसके अंदर आपने ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, कमिंग टुगेदर, फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर। तो उसका मतलब नेशन स्टेट उसी में से तो एक था ना। तो अब आपको ध्यान आ गया होगा कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं, कि नेशन स्टेट बनने शुरू हो गए थे, और उनमें सबसे पहले कहता है कि यूनाइटेड स्टेट, और दूसरा कौन सा था, स्विट्ज़रलैंड बना था। फ्रांस, ये कुछ पिक्चर आपको क्लियर नहीं होगी बेटा, आप अपनी बुक से देख लेना। आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्री कलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू। जो फ्रांस है वो भी अभी अभी पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, स्टैचू के पास पहुंचा है। और रिवोल्यूशनरी ट्री कलर, उसके जो फ्लैग का जो है वो कौन सा फ्लैग है, ट्री कलर, 3 कलर का उसका फ्लैग है। She is followed by the peoples of German bearing the black, red and gold flag। अब उसके बाद जो जर्मन वाले हैं वो आ गए हैं, उनके पीछे आ गए हैं जिन्होंने ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर के फ्लैग ले रखे हैं। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम, अब आगे की लाइन देखना ध्यान से। अब कहता है कि ये इंटरेस्टिंग बात है, जिस टाइम सारियों ने ये क्रिएट किया, बनाया, उस टाइम तक जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए नेशन स्टेट। जर्मनी के लोग उस समय तक नेशन स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुए थे। द फ्लैग they carry is an expression of liberal hope in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। ये क्या कहता है नेक्स्ट बेटा, 1848 में जो जर्मन में बहुत सारी जो रियासतें थी, जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, वो सब जो है अलग अलग थी। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक राष्ट्र राज्य के गठित करना तो नहीं, एक जो नेशन स्टेट है वो नहीं बना था तब तक, वो सभी अपने अलग अलग उसके अंदर थे। उनकी लैंग्वेज हो गया, जो इस तरह से सब अलग था। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ, अब जर्मन पीपल को फॉलो करते हुए उसके बाद में कौन कौन सी कंट्री खड़ी हैं, ये जो नेम है आपके वो कंट्रीज़ के नेम है बाद में। ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, ये भी कंट्रीज़ के नाम हैं। लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। लास्ट में क्या कहता है, फ्रॉम द हेवन, हेवन क्या होता है बेटा आप सबको पता होगा, जो स्वर्ग है वहाँ से। अब ये नज़ारा स्वर्ग से भी देख रहे हैं कौन, क्रिस्ट, सेंट, एंजल, जो संत, महात्मा, फरिश्ते, ये सारा सीन देख रहे हैं कि अर्थ पर क्या क्या हो रहा है। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बोलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और देख रहे हैं कि किस तरह से जो दुनिया है उनके देशों के बीच में भाईचारा फैल गया। ये सब इमेज की गई है, आर्टिस्ट ने इमेज किया है बेटा। किसने इमेज किया है, ये फ्रेडरिक सारियो ने ये सारी इमेजिनेशन की है। चैप्टर हमारा उसी की इमेजिनेशन के साथ शुरू होता है। अब नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है कि चैप्टर विल डील मैनी ऑफ इश्यूज। अब ये चैप्टर है 19th सेंचुरी में जो नेशन स्टेट उभर कर आए, जो चेंजेस आए, किस में आए, पॉलिटिकली और मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। तो उस चेंजेस के क्या क्या होता है वो हमें देखना है। पहले जो है डायनेस्टिक, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर होते थे जिसमें अलग अलग जो राजा है वो रूल करते थे। अब उसकी जगह किसने ले ली है, नेशन स्टेट ने, राष्ट्र राज्य बनने शुरू हो चुके थे। सबसे पहले यूरोप से शुरुआत हुई थी। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट वाइल ए सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सर्वजन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी had been developing over a long period of time in Europe, but nation state was one in which the majority of its citizens, not only its ruler, come to develop a sense of common identity, shared history और descent। descent का मतलब उनकी जो विरासत है।
नेक्स्ट क्या क्या बता रहा है बेटा कि जो अपना नेशन स्टेट बने हैं, जो उनके अंदर सिटीजन हैं, रूलर सिर्फ सिटीजन ही नहीं, रूलर भी, उनके अंदर एक कॉमन सेंस, एक भावना आई थी जो क्या उनको लेकर, किस चीज़ को लेकर वो एक होते हैं कि उनकी साझा पहचान हो, उनका जो हिस्ट्री वो जो शेयर करते हैं, वो विरासत जो शेयर करते हैं वो उनकी पहचान बने और वो सब एक हो। द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरल, ये जो कॉमननेस आई ना कि हम सब एक, हमारा देश, हमारा ये फ्लैग, हमारी ये कॉस्ट्यूम, हमारी ये लैंग्वेज, हम भी तो करते हैं भाई, हम जो है सबसे पहले भारतवासी हैं, हम उसके बाद ही तो कहते हैं कि भाई हम इसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले अपनी कंट्री का नाम आता है बेटा। उसी तरह जो ये कंट्री कहता है कि ये बहुत टाइम इमोरल, बहुत पुराने समय की बात नहीं थी, ये काफ़ी जो स्ट्रगल किया, उनके लीडर्स ने स्ट्रगल किया था, तब जा करके जो है ये चीज़ कॉमन उनके अंदर हो पाई थी। अब हम 19वीं सेंचुरी के जो सबसे पहले आएगा, कई स्टेट आपके नेशंस आएंगे, जिसमें आप ब्रिटेन पढ़ेंगे, जर्मन पढ़ेंगे, इटली पढ़ेंगे, यूनिफिकेशंस यानी कि एकीकरण कैसे हुआ इनका, वो चीज़ें एक एक करके हमें देखनी है। नेक्स्ट जो हमारा शुरू होता है बेटा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सबसे पहले आपको पता, वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट जो रेवोल्यूशन था वो कौन सा था, फ्रांस के अंदर हुआ था। लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने बड़े अच्छे से इसको देखा। तो अब ये देखिए भाई, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सबको पता है कब हुई थी, 1789 में हुई थी। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज ए फुल फ्लैग टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क, यानी कि जिस समय पर 1789 तक जो भी रूल होता था वो एब्सोल्यूट मोनार्क यानी मनमाने ढंग से निरंकुश राजाओं के हाथ में होता था। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन चेंज दैट कम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी फ्रॉम द मोनार्क। अब जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल चेंज आए, वो क्या आए कि अब जो रूल था, जो पावर थी, रूल था कंट्री को चलाने का, वो मोनार्क यानी राजा से निकल करके किसको मिल रहा था, जो नागरिक हैं उनको ये ट्रांसफ़र हो रहा था, नागरिकों को मिल रहा था। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। अब जो रेवोल्यूशन था उसमें क्या अनाउंस हो गया था कि लोग जो है वो अपने नेशन का गठन करेंगे, वो उसकी डेस्टिनी यानी नियति भाग्य तय करेंगे, अब कोई राजा नहीं होगा। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। सबसे पहले जो है शुरुआत होती है, ऐसे कदम उठाए गए फ्रांस के लोगों ने जिससे कि एक साझा कॉमन पहचान उनकी हो। उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, देखो यहाँ से द फर्स्ट क्या किया, द आइडिया ऑफ ला पैरिटी, इसका मतलब होता है फादरलैंड। जैसे हम अपने कंट्री को मदरलैंड, मातृभूमि कहते हैं, तो वो अपनी कंट्री को जो कॉमन नाम मतलब पहचान देना चाहते थे, उन्होंने फादरलैंड जैसे वर्ड्स का यूज़ किया। उनकी लैंग्वेज उसको ला पैरिटी बोला जाता था। और ला सिटियोन मतलब 10 सिटीजन, नागरिक, इन ऐसे ऐसे वर्डों के ऊपर इम्फेसाइज किया, जोर डाला। उसके बाद द नोशन होता किसी के बारे में राय बनाना, धारणा बनाना। द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, सभी को इक्वल राइट मिले। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्रिकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, एक नया जो है फ्लैग उन्होंने मानना शुरू कर दिया। किसकी जगह पर उन्होंने उसको चूज़ किया था, रॉयल स्टैंडर्ड यानी जो राजा का था उसको हटा करके नया फ्लैग उन्होंने अपनी पहचान बनाई। द स्टेट जनरल, जो स्टेट जनरल बॉडी आपको याद हो 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो थर्ड जो अपना सोसाइटी होती थी थर्ड टाइप की, उन्होंने जो एक बनाया था स्टेट जनरल, वही स्टेट जनरल यहीं इसका मतलब है बेटा। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव, उसको कौन चूज करता था, एक्टिव सिटीजन। लेकिन अब सिर्फ एक्टिव नहीं थे, अब उसको सभी कर रहे थे। एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, और अब इसका नाम जो है स्टेट जनरल से बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया था। न्यू हेमन वर्क कंपोजर्स टेकन, क्या कहते हैं कि नई नई शपथें ली गई और जो है कुछ कस्में खाई गई, स्तुतियाँ यानी कि कुछ गुणगान, शहीदों का गुणगान हुआ, और ये सब किसके नाम पर हुआ, सब देश के नाम पर। यानी अब एक साझा पहचान मिल गई, एक देश का नाम मिल गया।
ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको भी सेंट्रलाइज किया गया, उसके अंदर भी ऑल सिटीज़न विद इन टेरिटरी, मतलब जो भी एक टेरिटरी क्या के इलाका, यानी कि जो भी उसके अंदर रहते हैं, जो भूभाग कहें, इलाका कहें, उनके अंदर वो सब जो है उस लॉ को, सिस्टम को मानेंगे। उन सब के लिए एक जैसा ही मेजरमेंट सिस्टम होगा। इंटरनल कस्टम ड्यूज़ वर एबोलिश, जो कि अपने कानून थे वो एक जैसे बना दिए गए। जो अपना ड्यूटीज़ होती है ना, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो भी लगाए जाते हैं, वो सब उनका एंड कर दिया कि कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। मेज़रमेंट जो है वो सब एक जगह होगा और वेट जो है वो एक जैसा होगा। पहले वहाँ ट्रेड करने पर क्या होता था बेटे कि अगर मान लो आपको ट्रेड करना है तो बहुत सारी एक तो करेंसी रखनी पड़ती थी, फिर उन करेंसीज़ में जो आपका मेज़रमेंट है वो अलग होता। सपोज़ कि जैसे कपड़ा है कि आपने यहाँ मेज़र किया कि 20 मीटर है, आपने अगर दूसरी जगह मेज़र किया तो हो सकता है 21 भी हो जाए, हो सकता है कि वो 18 भी आ जाए। यानी मेज़रमेंट भी एक नहीं था, वेट भी एक नहीं था, करेंसियाँ भी जो है बहुत सारी रखनी पड़ती अगर कोई ट्रेड में काम करता है। नेक्स्ट कहता है, और जो रीजनल डेलीगेट्स का मतलब जो लैंग्वेज बोलियां होती हैं, जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं अलग अलग, जैसे हम भी हरियाणा में बोलते हैं, राजस्थान में अलग हो गया, यूपी में अलग हो गया, उन सबको जो है डिस्करेज किया गया और उसकी जगह पर जो है कॉमन लैंग्वेज का यूज़ किया गया, जो देश के नाम पर। वो भी कॉमन लैंग्वेज कौन सी? देश के नाम पर उसका, जैसे पेरिस में फ्रेंच जो बोली है उसको उसके अंदर लिखा जाने लगा, और जो क्या है, बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन, नेशन की एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर, अब यहीं तक ये ख़त्म नहीं हो गया था कि भाई फ्रांस में रिवोल्यूशन आ गई, नई नई चीज़ें आ गई थी, चेंजेस आ गए थे। अब जो रिवोल्यूशनरीज यानी कि जो क्रांतिकारी हैं, उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर किया कि जो इट वाज द मिशन and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism। अब उन्होंने ये अनाउंस किया कि फ्रांस राष्ट्र का ये जो भाग्य है और उसका जो एक एम बन गया है कि जो अदर यूरोप में लोगों को, निरंकुश शासक हैं, उनसे मुक्ति दिलाएंगे। यानी अपना तो चेंज हो ही गया, तो वहाँ पर वो चुप नहीं बैठे, वो कहते हैं कि हम यूरोप के जो अदर जो कंट्रीज़ हैं उनको लिबरल कराएंगे, डेपोटिज्म से यानी वही निरंकुशता से मुक्ति दिलाएंगे। इन अदर वर्ड टू हेल्प द अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब जो अदर कंट्री रह गए हैं हम उनको भी नेशन स्टेट बनवाने में हेल्प करेंगे। व्हेन द न्यूज़, क्या कहता है कि इसकी जो न्यूज़ थी, जो अभी रेवोल्यूशन हुआ, जो चेंजेज हुए, तो व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट इन फ्रांस reach the different cities of Europe, student and other member of educational middle classes began setting a Jacobin club। तो जो एजुकेशनल मिडिल क्लास था, स्टूडेंट थे, इन सब ने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। लास्ट 9th क्लास में जिक्र हुआ था बेटा जैकोबिन क्लब क्या होते हैं। जैकोबिन क्लब आपको पता ना, जो एजुकेटेड मिडिल जो सेक्शन होता है उन सब ने बनाया होता है। वो रीलिंग पॉइंट होता था उनका डिस्कशन करने का कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, उसके खिलाफ वो क्या एक्शन लेंगे, तो वो डिस्कस करते थे, तो वो क्लब बनाते थे कि उनको जैकोबिन क्लब बोला जाता था। तो जैकोबिन क्लब्स बनने लगे। देयर एक्टिविटी कैंपेन प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मी विच मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली। अब जो इनकी एक्टिविटी थी, उन्होंने काम किया कि जो फ्रेंच आर्मी है उनके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया कि वो कहाँ कहाँ गई। फिर आगे जो फ्रेंच आर्मी उन्होंने मूव किया हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और भी बहुत सारी, मच ऑफ इटली, इटलीज़ में 1790s के टाइम पर। With the outbreak of revolutionary war, the French army began to carry the idea of nationalism abroad। और जो ये अपना वॉर शुरू हो गया था रिवोल्यूशनरीज का, तो ये किस चीज़ के आइडिया को लेकर आगे बढ़ रहे थे? क्रांतिकारी जो युद्ध शुरू हो गए थे, वॉर शुरू हो गए थे, वो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, इस आइडिया को लेकर विदेशों में जाने लगी थी फ्रांस की सेनाएं। Within the wide swath of territory that come under his control, नेपोलियन set about। अब हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। नेपोलियन जो है उसके अंडर में जितना भी जो इलाका, स्वैथ ऑफ टेरिटरी, जितना भी भूभाग या इलाका आता था, उसको उसके अंदर उसने कुछ रिफॉर्म यानी सुधार किए, और वो सुधार फ्रांस में पहले ही हो चुके थे। यानी उसने भी अपने जो टेरिटरी है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, रिफॉर्म किए, और वो रिफॉर्म ऑलरेडी फ्रांस में हो चुके थे। थ्रू ए रिटर्न
रिटर्न टू मोनार्क, उसने लेकिन किस चीज़ की वापसी कर दी। अभी ये तो हम पढ़ के आए थे कि मोनार्क सिस्टम ख़त्म हो गया, नेशन स्टेट बन गए, कंट्री डेमोक्रेटिक बन गई थी, लेकिन अब कहता है कि उसने मोनार्क यानी जो राजतंत्र था उसको जो है वो वापस लाया। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, इसमें कोई शक नहीं कि उसने वहाँ की डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकरप्टेड a revolutionary principle in order to make the whole system more rational efficient, लेकिन उसने जो है एडमिनिस्ट्रेशन में यानी प्रशासन में कई फील्ड में बड़े अच्छे अच्छे काम किए, क्रांतिकारी कदम उठाए, बड़े अच्छे सुधार किए हैं उसने उस सिस्टम में। तो उसके जो सिस्टम थे उसने क्या क्या चेंज किया था, उस सिस्टम को चेंज करने को जो उसने रिफॉर्म्स किए थे एडमिनिस्ट्रेशन में उसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही मिलेगा बेटा, सिविल कोड या नेपोलियन कोड। तो उसका जो फर्स्ट था चेंजेस द सिविल कोड ऑफ 1804, कब किए थे 1804 में, यूजुअली नोन एज द नेपोलिक कोड, इसको नेपोलिक कोड के नाम से जाना जाता है। डिड अवे ऑल विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, जो जितनी भी प्रिविलेज आपको पता है ना, प्रिविलेज का मतलब स्पेशल राइट होता है जो बाई बर्थ मिला होता है, इसको इसने हटा दिया, ख़त्म कर दिया। इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो लॉ था सबके लिए एक जैसा बना दिया। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के राइट को उसने सिक्योर किया, सुरक्षित बना दिया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और ये जो कोड था इसको सिविल कोड कहते हैं, ये उसने जो फ्रांस जो उसके अंडर जितना भी रीजन आता था उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था उसको भी उसने काफ़ी इजी बना दिया था, आसान बना दिया था। कैसे? एबोलिश द फेडरल सिस्टम, जो सामंती प्रथा होती थी उसको ख़त्म कर दिया। सामंती प्रथा जिसमें कि कुछ ही लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा होती, बाकी ज़मीनों पर काम करने वाले होते थे, उनका उसके ऊपर कोई राइट नहीं होता था। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्फडम, जो भूदास था, ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए जो दास रखे जाते थे उसको उसने ख़त्म कर दिया। सर्फडम एंड मोनारियल ड्यूज, जो जितने मोनारियल यानी कि जमींदारी शुल्क लिए जाते थे ना, जो पैसा लिया जाता था, वो भी उसने बंद कर दिए। तो यहाँ दोबारा देखें, एबोलिश द फेडरल सिस्टम, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मोनारियल ड्यूज। इन द टाउन, जो टाउन थे ना अपने उसमें भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड क्या होता है बेटा? जो श्रेणी होती हैं, जो ट्रेड करने वाले होते हैं ना, उनका जो समूह होता है उसको बोला जाता है गिल्ड। उनके जो रिस्ट्रिक्शन थे ना वो भी हटा दिए, पहले काफ़ी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगी होती थी, उसको भी उसने हटा दिया। अगला उसने जो कदम उठाया वो क्या था? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, अब ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। पीजेंट, आर्टिशन, वर्कर, न्यू बिजनेसमैन, इंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम। अब जो है ये जितने भी लोग थे जो हमने अभी देखे, किसान, वर्कर, आर्टिसियन, बिजनेसमैन, सभी एक नई तरह की आज़ादी को जो है ना उसको इंजॉय कर रहे थे। बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लास्ट स्टैंडर्डाइज वेट मेजर्स। अब जो खास करके स्मॉल स्केल और बिजनेसमैन थे उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि जो वेट है वो एक जैसा हो गया, मेजरमेंट हो गया, सबके लिए एक जैसा लॉ बन गया। एंड कॉमन नेशनल करेंसी, अब करेंसी भी कॉमन हो गई थी, पहले उसको बहुत सारी करेंसीज में डील करना पड़ता था। इसके लिए भी आगे आएगा कि कितनी करेंसीज होती थी, क्या क्या वो डील करते थे। वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब जो है उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी कि पहले होती थी। अब उनको इजी लगता था कि मूवमेंट करना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सब काफ़ी अच्छा लगता। यानी नेपोलियन जो है उसने नो डाउट कि डेमोक्रेसी को तो ख़त्म किया, बट उसने कुछ बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अच्छे जो है स्टेप उठाए जो लोगों को काफ़ी पसंद आए। तो इससे हावेवर इन एरिया कनकर्ड, कनकर्ड का मतलब जीतना, जो एरिया उसने जीता, द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्सड, मिली जुली सी प्रतिक्रिया रही लोगों की, कुछ ने उसको अच्छा बताया, कुछ ने उसको बुरा बताया। इनिशियली इन मैनी प्लेस सच, जो शुरुआत थी तो जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज सर्टेन सिटी जैसे कि बर्सेस, मीज, मिलान, वर्सो, ये सिटीज़ के नाम है बेटा। द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, लोगों ने बड़ा दिल खोल कर
स्वागत किया कि ये तो जो है तुम्हें लिबर्टी का तोहफा देने वाले लोग आए हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे इन लोगों ने सुधार किए हैं। और वो इस तरह से जो है ना एक के बाद एक टेरिटरी इलाके जीतता ही जा रहा था। लोग भी शुरू में बड़े ही खुश थे कि ये तो बहुत ही अच्छा जो है उनको लिबर्टी देने वाले हैं। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी होता है दुश्मनी, लेकिन जो शुरुआत का जो जोश थी, उमंग थी, वो फिर किस में चेंज हो गई? दुश्मनी में। क्यों हो गई थी? एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। अब जो उनका जो जितने भी चेंजेस उनको मिले थे, वो जो चेंजेस थे वो उसके अकॉर्डिंग नहीं थे जैसा कि वो सोच रहे थे। तो इसके साथ लोगों को कैसे पता चलता है कि जो ये चेंजेस है सही नहीं है? तो कैसे पता चला उनको? क्योंकि कुछ टाइम बाद ही इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिए गए, यानी कि थोड़े टाइम बाद ही लोगों को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा। सेंसरशिप लागू कर दिया। पता है ना सेंसरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो अपना मीडिया होता है वो फ्री नहीं होता है, किसी भी न्यूज़ को प्रिंट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है। जो भी रूल कर रहा होता है वो उसके अंडर चला जाता है जब भी सेंसरशिप लग जाता है। Forced conscription into the French army required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantage of the administrative change। अब जो बाकी यूरोप था, जो फ्रेंच की आर्मी थी, उसको जीतने के लिए, बाकी अदर यूरोप को जीतने के लिए अब उसको सेना की आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी। तो फोर्सफुली जो है रिक्रूट किया जाने लगा, लोगों को भर्ती किया जाने लगा। और अब जो नुकसान हो रहे थे इस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के, अब वो लोगों को सीधे सीधे नज़र आने लगे थे। जो कहीं पहले उनको जो फ़ायदा नज़र आया था, अब उनको समझ में आया था कि ये फ़ायदा नहीं, ये तो नुकसान था। कि आपका पहले तो जो उन्होंने काफ़ी सारे चेंज किए, लोग बड़े खुश हुए थे, सभी इंजॉय कर रहे थे कि नई तरह की फ्रीडम है, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जल्दी ही जो है ये जोश था ये लोगों का दुश्मनी में बदल गया। फिर क्यों बदल गया, उसके पीछे रीज़न क्या थे ये भी हमने देख लिया कि टैक्सेशन बढ़ गया था, सेंसरशिप लागू हो गया था, लोगों को आर्मी के अंदर ज़बरदस्ती रिक्रूट किया जाने लगा था। तो इस तरह से जो उनकी पॉलिटिकली रूप से जो वो फ्रीडम थी वो भी उनसे ले ली गई थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे पता चला कि जो अपना चेंज आया था वो उनकी किस कीमत पर चेंज आया था। तो आज के जो इस वीडियो में हम यहीं तक इसको एंड करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है चैप्टर आगे से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बेटा।